अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट करवा दिया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे थे। एक फैक्टर डिस्कस हो चुका, आज दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेटा, सेकंड फैक्टर। Concentration is directly proportional to the rate बेटा। Concentration is directly proportional to the rate of reaction बेटा। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैं पहले आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा। सबसे पहले बात तो पहले कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम को। तो हमें इस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम से क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ ये आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है मोल्स के इंक्रीज करने से, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर सकती है वॉल्यूम के इंक्रीज होने से। सही है। तो बेटा इस फॉर्मूले का ये दो मतलब हो गए ना। ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन को कंट्रोल किन दो चीज़ों से करते हैं, एक मोल से और एक वॉल्यूम से। अब सवाल ये है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे हो जाता है। तो पहले तो याद रखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब आपने मोल्स बढ़ा दिए। अगर आप मोल्स बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ज़रा देखिएगा, समझ में आएगी बात। देखो बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, बस अगर ये आप थोड़ा गौर कर लेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ जाएंगी बातें। इकट्ठे है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। ये आमने सामने रखता हूँ, ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। लेट्स सी, ज़रा देखिएगा बेटा। सपोज करो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है। ये मैंने क्या किया, सॉरी। ओके। ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रखा हुआ मैंने, ठीक है। अच्छा, सपोज करो बेटा इस पहले वाले में कोई भी सॉल्यूशन है, जो भी उनकी कंसंट्रेशन है, सपोज किया मैंने 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये पूरा वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब का, ठीक है। यानी ये जो वॉल्यूम है, दिस इज 1 डीएम क्यूब, ठीक है। दिस इज 1 डीएम क्यूब। आपने 1 मोल रिएक्टेंट डाले 1 डीएम क्यूब में, तो आप उसे बोलेंगे 1 मोल पर डीएम क्यूब। दूसरे में आपने सपोज करो 2 मोल पर डीएम क्यूब डाले, 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, यानी पहले वाले बीकर में 1 डीएम क्यूब में 1 मोल पार्टिकल हैं, दूसरे वाले के 1 डीएम क्यूब में 2 मोल के पास 2 मोल पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब है पहले वाले में पार्टिकल कम है। जैसे सपोज करो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। अब दूसरे में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डबल कर दिए मैंने। अब आप सोचें इन दोनों में से किस में आपको लगता है बेटा कि पार्टिकल्स का आपस में कांटेक्ट ज्यादा होगा।
किस केस में ज़्यादा? तो आप कहेंगे डेफिनेटली जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ रिएक्टेंट पार्टिकल्स का आपस में कांटेक्ट होने का चांस ज़्यादा है, और जिसमें पार्टिकल्स कम है वहाँ पे रिएक्टेंट के आपस में कांटेक्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा। अब तीसरी और आखिरी बात सुनिएगा, देखो बेटा, दो पार्टिकल्स हैं बेटा, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, और उनके कोलिजन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। दो पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट के, वो आपस में कोलाइड करते हैं बेटा, और कोलिजन के बाद वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, इसका मतलब ये है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, जब तक आप उसे एक्टिवेशन नहीं देंगे, एक्टिवेशन नहीं देंगे, जब तक आप उसे, पता नहीं क्या चल रहा है ये। ओके, ऐसे बनाता हूं, जरा तमीज से बना ले रिजवान। ये रही एक्टिवेशन, ठीक है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ऐसी एनर्जी जिसके बगैर रिएक्शन नहीं होता, हम उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अगर दो रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हो और प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो रहा हो, तो आप कहेंगे कांटेक्ट तो हो रहा है, प्रोडक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि सिर्फ कांटेक्ट से प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होता बेटा, उन रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी होना जरूरी है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। वो एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर दो रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें और प्रोडक्ट प्रोड्यूस न करें, इसका मतलब उनके पास एक्टिवेशन नहीं है। और अगर वो कोलाइड करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, इसका मतलब है उनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है, तभी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब सुने, ऐसे कोलिजन्स जिनसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं सक्सेसिव कोलिजन्स बेटा। तो अब जब कभी हम लोग वर्ड यूज करें ना, इफेक्टिव कोलिजन्स या सक्सेसिव कोलिजन्स, इसे लोग इफेक्टिव कोलिजन्स भी बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है ऐसे कोलिजन्स जिसमें रिएक्टेंट्स के पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी हो। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सक्सेसिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बढ़ते हैं, साथ में सक्सेसिव कोलिजन्स बढ़ते हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। इसीलिए आप कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। तो मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की बेटा? मैंने सिखाया increase in concentration, increase in concentration will increase the number of successive collisions or number of effective collisions. Effective collisions. Hence,
सॉरी, कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है ना, कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन के लिए पर यूनिट वॉल्यूम का वर्ड इसलिए यूज किया करो बेटा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन increases। इसमें तीन तरह के हम एक्सपेरिमेंट्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेट को बढ़ाता है, हम उसमें तीन तरह की चीजें डिस्कस कर सकते हैं, तीन। ठीक है, और आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, पहली तो एक नॉर्मल सी जो आपसे सवाल पूछता है वो किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा और आपसे पूछेगा बताओ क्या फर्क पड़ रहा है, सो जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तीन तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है, तीन तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है कॉन्सेंट्रेशन में, या इस स्टेटमेंट को तीन डिफरेंट तरीकों से पूछ सकता है। ठीक है, चल सबसे पहले नंबर वन, पहला जरा हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला जो आपसे पूछ सकता है वो है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। यूजुअली इसे ना एसिड से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, अब मैं आप समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, 2HCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट gives you कैल्शियम क्लोराइड, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है तो उसको छोड़ दो, और पाउडर्ड है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम एवरीथिंग, सिवाय किसको छेड़ रहा हूं, HCl को। अब जरा देखिएगा, सपोज मैंने यहां लिखा 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब HCl यूज किया हुआ है आपने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिएगा बेटा, बाकी सारे फैक्टर्स सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ बस इन दो चीजों को छेड़ूंगा। नंबर 2 सेकंड देखिएगा, HCl कैल्शियम कार्बोनेट gives you कैल्शियम क्लोराइड साथ में वाटर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब सपोज करो मैं यहां लिखता हूं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। अब देखें दोनों में फर्क देखिए, एक 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है और एक 100 और एक 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, जरा देखें बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 और ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। तो एक में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक में कॉन्सेंट्रेशन कम है।
तो बेटा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका रेट फास्ट और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम उसका रेट स्लो। तो एक चीज तो ऑब्वियस है, पहला वाला रिएक्शन क्या होगा, फास्ट, और दूसरा वाला रिएक्शन क्या होगा, स्लो। अब सवाल ये है कि अगर हम इन दोनों रिएक्शंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कलेक्ट करें तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोड्यूस होगा या डिफरेंट। तो बेटा आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट की अमाउंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट सेम यूज की है या डिफरेंट। देखो बेटा मैंने आपको शुरू में बता दिया कि दोनों केसेस में सारी चीजें कांस्टेंट है, अलग है, सिर्फ हम किसे वेरी कर रहे हैं, HCl को। ठीक है, अब आप देखें पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जरा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालें, यानी HCl की अमाउंट निकालें तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट सेम प्रोड्यूस हो गया। दिस फास्ट और स्लो तो देख के समझ में आ गया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है समझ में आ गई बात। अब यहां देखिएगा वॉल्यूम आपको दिया हुआ है बी 50, 0.05, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.2। तो बेटा आप मोल्स निकाल सकते हैं ना, एन किसके बराबर होता है, सी इंटू वी के, यानी 0.2 इंटू 0.05, यानी कि आपको HCl के मोल्स दिए हुए हैं 0.001। दैट्स इट। अब आप नीचे वाले केस में चेक कीजिए, देखो बेटा आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 100 यानी 0.1 dm³, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1। बेटा आप इसके मोल्स निकाल लें, मोल्स किसके बराबर होते हैं, N इज इक्वल टू सी इंटू वी के। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 0.1, बेटा V कितना दिया हुआ है 0.1, तो मतलब आपके पास नहीं 0.1 है, उसका मतलब है ऊपर वाला मैंने गलत किया है, एक मिनट सब्र करें। 0.2 इंटू 0.05 ये आ जाएगा 0.01, एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दिया बेटा, सॉरी। ये होगा 0.01 बेटा, ठीक है। अच्छा नीचे देखें इसका भी आंसर क्या आ रहा है 0.01, दोनों का मोल सेम है। अब देखें रिएक्शन वन फास्ट है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्शन टू स्लो है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेक करें, यानी सपोज करो वॉल्यूम ऑफ कार्बन, तो क्या वो सेम होगा, सेम होगा। क्यों इसलिए सेम होगा बेटा कि दोनों केसेस के अंदर आपने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम यूज किए हैं। गौर से देखें जो मोल्स आपके फर्स्ट रिएक्शन में है वो सेकंड में भी है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बेटा। आप ज़रा देखें अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। एक तो ये ग्राफ थोड़े से ना, यहाँ देखिए सपोज करो बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ CO2 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ लिख रहा हूँ टाइम, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, अब आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा रिएक्शन वन और रिएक्शन टू का हमने ग्राफ बनाना है, तो जो रिएक्शन फास्ट होगा वो उतना स्टीप होगा। तो अगर हम पहले वाले का बनाएं ग्राफ, तो पहले वाले का ग्राफ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। ये किया मैंने और फिर मैंने इसको ना थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये हो गया, ठीक है। ये पहले वाले का ग्राफ है, ठीक है, फास्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बेटा, ठीक है। सॉरी मेरी पेंसिल गिर गई। इसे कहते हैं, मैं इसे कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 का ग्राफ मैं ग्रीन से बनाता हूँ, ये देखिए बेटा।
ये हो गया ग्राफ, बीच में इसको हटाओ। अब देखें बेटा, ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट 2। आप चेक करें बेटा, एक्सपेरिमेंट 2 शो कर रहा है कि वो रिएक्शन स्लो है, बट आप देखें दोनों एंड में जाकर के कंबाइन हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सेम है। तो आप देखें, पहली कैटेगरी जो आपसे पूछेगा वो सिंपल सी हो, एक डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यूजुअली एसिड्स में देता है, ज़्यादातर एसिड्स के ही देता है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस अगर हों तो उनमें रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क आएगा। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे उनका रेट स्लो होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे उनका रेट फास्ट होगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्यों इंक्रीज होता है ये तो मैं आपको शुरू में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिख भी दिया उसको। ये पहली कैटेगरी हो गई। एक और कैटेगरी है, वो देखिएगा नंबर 2। इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता है, सेम concentration of मोनोबेसिक हो, डाई बेसिक हो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। ये दूसरी कैटेगरी है कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन सेम रखे, दो मोनोबेसिक हों दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम, दो डाई बेसिक हों दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम। मोनोबेसिक का मतलब एसिड मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट 1H+ आयन। डाई बेसिक का मतलब एसिड मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट 2H+ आयन, ठीक है। तो आप है क्या, दोनों मोनोबेसिक हो कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, दोनों डाई बेसिक हो कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, बट उन दोनों मोनोबेसिक में से एक वीक एसिड हो और एक स्ट्रांग हो तो क्या होगा। उन दोनों डाई बेसिक में से एक वीक हो और एक स्ट्रांग हो तो क्या होगा, ये सवाल है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। पहले सवाल समझ में आया तब तो आते ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करो आप दो रिएक्शंस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन 1 देखिएगा। एक बच्चे ने इथेनोइक एसिड, वीक एसिड लिया और उसको मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट कराया। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स यू टू सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो आपने बनाया सॉल्ट और साथ में बनाया हाइड्रोजन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1। जरा एक्सपेरिमेंट 2 देखिएगा बेटा। अब आपको वर्डिंग समझ में आ जाएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट 2 है, 2HCl मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम एक्सेस में, ठीक है। ये देगा MgCl2 साथ में हाइड्रोजन। ये एक्सेस है, इसका मतलब है इस पे प्रोडक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक्सेस है। सरफेस एरिया सब कुछ सेम है, ठीक है, एवरीथिंग मास वास। हाँ, अब आप चेक करें दोनों रिएक्शंस में पहला वाला भी मोनोबेसिक है, दूसरा वाला भी मोनोबेसिक है, बट फर्क है, पहला वाला क्या है, वीक एसिड, दूसरा वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखें अगर दोनों सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, अब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात समझनी, ये पूछता है आपसे। और ऐसे अक्सर जैसे ना स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के अंदर कभी कभी केमिकल टेस्ट में ये पूछ भी लेता है, ये बताओ कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि हाउ वुड यू प्रूव दैट इथेनोइक एसिड इज वीक एसिड एंड HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे प्रूव करोगे, ये भी प्रूव कर सकते हो आप, किससे, इस तरह से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा
20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह मैंने नीचे भी लिखा 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। और चेक करें दोनों में 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है। दोनों सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम, वॉल्यूम सेम, हर चीज सेम। क्या इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होने पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा? जी नहीं, नहीं होगा। वीक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा बेटा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि वीक एसिड इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, चलें ठीक है, वीक एसिड के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं, ठीक है, बट प्रोडक्ट क्या होगी? अगर हम सपोज करो दोनों एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें और दोनों एक्सपेरिमेंट में हम हाइड्रोजन की वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम डिफरेंट होगा या सेम होगा? द राइट आंसर इज सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मोनोबेसिक हैं और दोनों में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सेम है। ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करता हूँ बेटा, ज़रा देखिएगा। आपको V दिया हुआ है 0.02, आपको C दिया हुआ है 0.1, तो बेटा आपके पास मोल्स आ गए 0.002 बेटा, ये आपके पास आ गए मोल्स। आपको V दिया हुआ है 0.02, आपको C दिया हुआ है 0.1, तो बेटा आपके मोल्स हो जाएंगे 0.002। ये देखिए बेटा, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चों पे यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, सर एक बात नहीं समझ में आई, अगर वीक एसिड इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो फिर वो प्रोडक्ट सेम कैसे देगा? देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ज़रा समझिएगा, छोटी सी एक एक्स्ट्रा बात समझाता हूँ ताकि ना आपकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए, इसलिए समझा रहा हूँ। एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट सुनिएगा। देखो बेटा, HCl कंप्लीट डिसोसिएट होता है तो वो आपको Cl नेगेटिव देगा और H प्लस आयन दे देगा, राइट? अच्छा, अब जरा आप इथेनोइक एसिड को देखिएगा, अभी समझाता हूं। वीक एसिड इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जब कोई चीज़ इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगी तो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, सपोज करो अगर इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा ज़रा समझिएगा बात को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। HCl एक ही दफा में 5 के 5 H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा डिसोसिएट होकर। इथेनोइक एसिड वीक एसिड नहीं देगा। सपोज करो उसने 2 H प्लस आयन दिए तो HCl के 5 H प्लस आयन्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके घर चले जाएंगे, खत्म हो गया। इथेनोइक एसिड में ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जैसे ही 2 H प्लस आयन जो इथेनोइक एसिड ने प्रोड्यूस किए हैं, जब वो यूटिलाइज होंगे तो यहां से 2 और मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर 2 और H प्लस आयन बना लेंगे बेटा। फिर वो 2 H प्लस आयन यूटिलाइज होंगे
जो आखिरी वाला H प्लस आइन बचा है बेटा वो भी यहां आ जाएगा डिसोसिएट होके। तो पहले स्टेप में कितने आए, 2H आए। दूसरे स्टेप में कितने H आए, 2H आए। और आखिरी स्टेप में कितने H आए, एक H आया। अब आप चेक करें बेटा, HCl ने टोटल कितने H दिए, 5। बता सकते हो इथेनोइक ने कितने H दिए, 5। फर्क क्या है, HCl ने एक साथ सारे दे दिए, जबकि इथेनोइक एसिड बेटा थोड़ा थोड़ा करके H प्लस आइन डोनेट करता रहता। तो जैसे जैसे यूटिलाइज होते जाएंगे आगे आता जाएगा रिएक्शन और मजीद H प्लस आइन एट द एंड जितने नंबर ऑफ H प्लस आइन HCl ने डोनेट किए उतने ही नंबर ऑफ H प्लस आइन कौन डोनेट करेगा, इथेनोइक। इसीलिए अमाउंट सेम होगी बेटा, अमाउंट सेम होगी, ठीक है। तो हम जरा इसे देखते हैं, छोटा सा पॉइंट पहले लिख लूं फिर हम आगे चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वीक एसिड्स, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वीक एसिड is slower than strong acids because weak acids incompletely dissociate। आप देखें बेटा, आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा होएगा। सपोज करो अगर मैं यहां लिखूं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस सेंटीमीटर क्यूब में बेटा, और यहाँ वही टाइम प्रोग्रेस, ठीक है। तो मेरा पहला जो रिएक्शन है वो स्लो है, तो मैं पहले फास्ट वाले को बनाऊं। ये हो गया। मैं ना इसको कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट 2 बेटा, ठीक है। HCl वाला ये फास्ट है। और बेटा वो जो दूसरा रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 1 का, उसको मैं देखे मैं ये बनाता हूँ। ये बना गया। इसे कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट 1 बेटा। तो एक एक्सपेरिमेंट 2, एक एक्सपेरिमेंट 1, एक स्लो हो गया और एक फास्ट हो गया। अमाउंट सेम है इसलिए आपस में ग्राफ कंबाइन हो रहे हैं बेटा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड कैटेगरी, तो पहली कैटेगरी तो सिंपल डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के सवाल पूछता है। दूसरी कैटेगरी में आपसे वो मोनोबेसिक में सेम कॉन्सेंट्रेशन देके पूछ सकता है, सही है। और डाई बेसिक में सेम कॉन्सेंट्रेशन दे के पूछ सकता है। तीसरी कैटेगरी में एक और कैटेगरी कॉन्सेंट्रेशन की, एक थर्ड कैटेगरी भी है। उसके अंदर वो मोनोबेसिक और डाई बेसिक दोनों स्ट्रांग हो या दोनों वीक हो, उनके मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन सेम करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये थर्ड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तीसरी बात, हमारी तीसरी कैटेगरी क्या है, यहीं अगले पेज पे लिख देता हूँ।
हमारी थर्ड कैटेगरी है बेटा। कंसंट्रेशन के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। सही है। तो थर्ड कैटेगरी में वो आपसे ये पूछ सकता है कि मोनोबेसिक हो वर्सेस डाइबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। या तो दोनों वीक एसिड को कंपेयर करेगा या फिर स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग के साथ और वीक को वीक के साथ। ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक हम सेकंड कैटेगरी पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, सवाल यह है कि मोनोबेसिक का मतलब विच गिव 1H प्लस आयन और डाइबेसिक का मतलब विच गिव 2H प्लस आयन। ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं, जरा देखिएगा। ये तीसरी कैटेगरी है हमारी, थर्ड कैटेगरी। जैसे बेटा अगर मैं दो एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूं। एक एक्सपेरिमेंट है HCl का और मैं उसे जिंक के साथ रिएक्ट कराता हूं और वो प्रोड्यूस करता है जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग बेटा, सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं डाई बेसिक यूज करता हूं, H2SO4 लेता हूं। मैंने इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया, इसने प्रोड्यूस किया जिंक सल्फेट और साथ में प्रोड्यूस किया बेटा हाइड्रोजन। ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर HCl, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। अब ज़रा देखें HCl को, ज़रा देखिएगा। मैं सपोज करता हूं कि मैंने यहां लिखा 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए बेटा, मैं यहां लिखता हूं 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम, बस एक फर्क है, एक मोनोबेसिक है और एक डाई बेसिक है। अब सुने, दोनों का रिएक्शन फास्ट होगा। HCl का भी फास्ट होगा और सल्फ्यूरिक एसिड का भी फास्ट होगा। बट HCl का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस आयन देता है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2H प्लस आयन देता है। तो अगर आप कंपेयर करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जल्दी दे रहा है, ट्वाइस दे रहा है एज कंपेयर टू HCl, ट्वाइस H प्लस आयन दे रहा है। तो अगर आप इस रिएक्शन को फास्ट कह रहे हैं, स्लो का वर्ड यूज नहीं होता, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए स्लो का वर्ड यूज नहीं होता। तो फास्ट होगा और एक फास्टर हो जाएगा, कंपैरेटिवली थोड़ा तेज होगा, बस दैट्स इट। तो HCl का फास्ट और सल्फ्यूरिक एसिड का फास्टर। क्यों भाई? डाइबेसिक है, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा। अब आते हैं अगली बात, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा या डिफरेंट। ये है ना इंपॉर्टेंट चीज। यानी अगर आप दोनों केसेस के अंदर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालें तो वो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा या डिफरेंट होगा। अगर आप मोनोबेसिक डाई बेसिक दोनों के मोल सेम यूज करें। क्या मतलब? मतलब सुनना, ये देख, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.05 डीएम क्यूब, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1। तो बेटा n यानी मोल्स बराबर होगा C इंटू वी। तो C इंटू वी करोगे तो 0.005।
HCl के कितने मोल्स हैं बेटा? 0.005। आजा सल्फ्यूरिक एसिड के निकाल। भाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.05। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1। तो ज़रा मोल्स निकालें आप। मोल्स N इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो बेटा मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 0.005। ठीक है, 0.005 आ गया। अब देखिएगा, ऊपर भी 0.005, नीचे भी 0.005, दोनों में मोल्स आ गए, सेम आ गए। सवाल ये है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा या डिफरेंट? ये सवाल है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा या डिफरेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। तो ज़रा चेक कर लेते हैं बेटा, ये देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात हमें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ समझा रहा हूँ अलग से, फिर हम नीचे ग्राफ, बल्कि ग्राफ सामने बना लेंगे। यहाँ देखिएगा, 2HCl हाइड्रोजन बेटा, ठीक है। कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जरा कैलकुलेट कर लें कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। 2 मोल से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। 1 मोल का वॉल्यूम RTP पे होता है 24 DM³ आपके पास कितने मोल्स ऑफ HCl यूज हुए हैं? 0.005। और से देखिएगा, 0.005 मोल अगर यूज करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा? ज़रा मैं इसे निकालता हूँ आपके लिए। 0.005 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 0.06। 0.06 DM³ यानी कि 60 cm³ प्रोड्यूस होगी क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब इसे कंपेयर करते हैं किससे बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड से। ज़रा देखिएगा, सेम मोल यूज़ किए हैं आपने, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सेम यूज़ किया है, प्रोडक्ट सेम होगी या नहीं, लेट्स सी, चेक करते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए रेशियो क्या है बेटा? 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल हाइड्रोजन, यानी 1:1 का रेशियो है। अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे तो 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगी, यानी 24 डेसीमीटर³ हाइड्रोजन मिलेगी। आपके पास कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं? 0.005। तो बेटा 0.005 मोल यूज करोगे तो कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी? x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लुक एट हियर, 0.005 इंटू 24, ये आ रहा है 0.12। 0.12 डेसीमीटर³ या फिर 120 cm³। क्या सीखे? कुछ सीखे? डाई बेसिक एसिड विल प्रोड्यूस डबल द अमाउंट ऑफ एज मोनोबेसिक। अगर आप मोल सेम यूज करेंगे तो डाई बेसिक एसिड डबल अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, ये बोल रहा हूं। देखो, आप एक 60 दे रहा है और एक कितनी दे रहा है? 120 दे रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मेजर फर्क नहीं होता, फास्ट फास्ट, लेकिन अमाउंट में डबल का फर्क हो जाता है अगर मोल सेम यूज हो। तो मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की? मैंने आपको सिखाया, इफ सेम moles are used, a dibasic acid will produce double the
amount of product as compared to monobasic. अब समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? तीन कैटेगरीज मैंने सिखाई हैं आपको, तीन। होप आपको तीनों समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं सोचता तो हूं, और मुझे पता है मैं गलत सोचता हूँ। हाइड्रोजन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, कुछ सुन रहे हो ना? और ये होगा टाइम बेटा, प्रोग्रेस टाइम। मैंने पहले वाले को ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन है ना, चलो हम पहले फास्ट बनाते हैं। स्लो बनाते 1 1 2 3, 1 2। अच्छा देखिएगा बेटा, सपोज ये मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कुछ बना सकूँ मैं। नहीं ये नहीं बना सही। डबल नहीं हो रहा ना ये। थोड़ा यूं कर दूं, अब मेरा ख्याल है हो गया डबल। थोड़ा मुझे बेईमानी करनी पड़ेगी, बट समझ में आ जाएगी बात आपको। ये ले बेटा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया HCl का, और ये हो जाएगा H2SO4 का बेटा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों की स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, तकरीबन तकरीबन। लेकिन जो आपका फर्क पड़ता है बेटा वो अमाउंट पे पड़ता है। तो तीन कैटेगरीज मैंने आपको सिखाई, किसके अंदर बेटा? कंसंट्रेशन के अंदर। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है। रेट से रिलेटेड तीन तरह के सवाल पूछ सकता है, सिंपल, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग और वीक, और मोनोबेसिक और डाई बेसिक एसिड के सवाल पूछ सकता है आपसे। तो आई होप कुछ सिखा दिया होगा मैंने आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।